अगर आप कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सत्र 2026 के लिए राजनीति विज्ञान का मॉडल टेस्ट पेपर। इस मॉडल पेपर को इस तरह तैयार किया गया है कि आपको बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र के स्वरूप, प्रश्नों के प्रकार, अंक विभाजन को समझने में आसानी हो। कुल प्रश्न इसमें 40 होंगे, टोटल मार्क्स 80, समय 3 घंटे। ठीक है। एमसीक्यू लेवल के 16 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के, और इसमें अनुमानित समय रहेगा 20 मिनट। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के 14 प्रश्न होंगे, दो दो अंकों वाले। ठीक है, 14 ने 28 अंक, और इसके लिए अनुमानित समय 70 मिनट। इसी तरह शॉर्ट आंसर टाइप के 7 प्रश्न और 3 अंकों वाले, 21 अंक, अनुमानित समय इसमें 50 मिनट रखा गया है। और लॉन्ग आंसर टाइप के 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे, इसके लिए भी अनुमानित समय 35 मिनट है। ये विद्यार्थियों के लिए सुविधा के लिए बोर्ड ने निर्धारित किया है कि आपको कम से कम इतने समय में ही आपको ये प्रश्न पत्र कर लेनी चाहिए। ठीक है। तो लेकिन विद्यार्थियों एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बोर्ड परीक्षा में केवल ये याद रखना पर्याप्त नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है, आपको यह भी दिखाना होगा कि आप किसी विषय को कितना समझते हैं। तो उसी आधार पर इस बार बोर्ड सेटर के लिए जो बोर्ड का पेपर सेट करेंगे उनके लिए हिदायत दी गई है कि पूरे जो 80 अंकों का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें 22 अंक नॉलेज वाले ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। और 20 अंक जो है समझ वाले, खैर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज वाले क्वेश्चन तो मेरा ख्याल है सभी विद्यार्थियों को आते ही हो। अगले जो क्वेश्चन है अनुप्रयोगी एप्लीकेशन टाइप, ये तो आप 5 अंक ऐसे प्रश्न है जिसका प्रयोग आप अपनी बोलचाल में नियमित रूप से करते रहते हैं। ठीक है। और ये विश्लेषण टाइप 11 अंक के, मूल्यांकन 11 अंक और सृजनात्मक 11 अंक। ये जो आपके 33 अंक है, इसमें थोड़ा सा ये कि जैसे ऐसे प्रश्न आएंगे, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, मतलब पूछा जाएगा प्रश्न को, रट्टा रटाया नहीं चलेगा। ठीक है। या फिर क्रिएशन लाइन के ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि अपने शब्दों में लिखिए, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे, सिंपल प्रश्न नहीं आएंगे सारे। ये थोड़ा सा काफी बदलाव किया है, पिछले साल भी बोर्ड ने थोड़ा सा इसमें किया था सुधार, लेकिन इस बार फुल सुधार कर रहा है। पूरा सीबीएसई पैटर्न को डाला गया है। हाँ, ये जो आपका ब्लू प्रिंट है इस बार इन्होंने इकट्ठा ही कर दिया है। ठीक है। इसके आपके जैसे आपके जो किताब है एनसीईआरटी की, इसमें टोटल 15 यूनिट है, और 15 यूनिट में आपके यूनिट 1 से 3 तक आपके 20 अंक के आएंगे, यूनिट 4 से 6 के बीच 20 अंक के, यूनिट 7 से 9 के बीच में 17 अंक, और यूनिट 10, 11, 12 में सिर्फ 7 अंक के पूछे जाएंगे, यूनिट 13 से 15 तक 16 अंक, और कुल आपके हो गए ये 80 अंक। ठीक है। अच्छा, इसमें पेपर सेटर को हिदायत दी गई है कि जो सामान्य विद्यार्थी है उनके लिए भी अच्छा रहेगा, मतलब 50% क्वेश्चन पेपर आसान होगा, नॉर्मल विद्यार्थी उसको कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन नंबर लेने के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और 30% प्रश्न ऐसे होंगे जो मध्यम प्रकार के होंगे, जो कि विद्यार्थी सजग रहता है घर में भी और स्कूल में भी। हाँ, 20% कठिन होंगे भाई। ये पहले नहीं चलता था ऐसा। इस बार आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जरूर, जो कि वही विद्यार्थी कर सकता है जिसने पूरी की पूरी किताब, एनसीईआरटी की जो किताब है उसको पढ़ा होगा। बीच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही जैसे क्या, क्यों, कैसे, इसके बारे में आप क्या जानते, मतलब अपने शब्दों में जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। तो जो जिसने अपने एनसीईआरटी या सीबीएसई की किताब अच्छी तरह से पढ़ी है उनके तो 80 अंक भी आ सकते हैं। हाँ, तो ये आपका आदर्श प्रश्न पत्र रहेगा 2026-27 का राजनीति शास्त्र का। और इसमें 1 अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे, जो ओएमआर शीट में इसको आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। 2 अंकों वालों का जवाब 40 से 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 3 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर 60 से 75 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए। 5 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर 150 से 180 के शब्दों में बीच होना चाहिए। ये आपके दिमाग में प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 2 अंकों वालों का प्रश्नों का उत्तर हमने कितना देना है। ठीक है। ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, टू द पॉइंट लिखे जाए तो उससे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है। टोटल आपके 40 प्रश्न होंगे। पहले जो 1 से 16 तक हो गए वो आप बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 1-1 अंक के। ठीक है। इसलिए आपने ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है पहले, फिर जो ऑप्शन दिया होगा ए बी सी डी, तो आपने ऑप्शन में फिर वो आपकी जो एमआर शीट है उसमें अगर बी है तो बी को लगाओ, सी है तो सी, डी को ठीक लगाओ। ऐसे ही जैसे थोड़ी लोकसभा के चुनाव कब हुए, इसी में ही आपको जवाब देना पड़ेगा।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना किस वर्ष हुई, इसी से जवाब देना पड़ेगा। अभी तो आपका सिलेबस पढ़ाया अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जब आप इस सिलेबस को पूरा हो जाएगा तो आप इनका जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं, बड़ा मुश्किल नहीं है। जैसे ये शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है, ठीक है, ये बी पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। और निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्रम से लिखना है आपने। ये जैसे ए बी सी डी लिखा हुआ है, इसमें आपने कौन सा क्रम ठीक है, इसके बाद कौन सी घटना आनी चाहिए। ये देखो, ये भी दिमाग सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। जिसने सब कुछ पढ़ा ना, रूसी क्रांति 17 में हुई है, इतनी हुई इतनी हुई, तो आपने इसका जवाब इसी इसी पर विकल्प से इनका आंसर देना है, ठीक है। और चीन के खुले द्वार की नीति, ठीक है, ये फिर आपके 16 क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे, एक एक नंबर के, ठीक है। इनका ध्यान आपने बड़ी तरीके से ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी करनी। हाँ, ये बार आपका जो 2-2 अंकों के जो 14 क्वेश्चन आएंगे, इसमें ये नयापन आपको दिखने को मिलेगा। या वैसे तो आपने छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में ऐसे सही मिलान कीजिए, ऐसे प्रश्न किए हैं, बिल्कुल ईजी है। लेकिन घुमाने वाली बात है, रट्टे वाले जो विद्यार्थी है वो पीछे रह जाएंगे। जैसे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किसके साथ होगा, नाटो के साथ किसका होगा, शीत युद्ध क्या होगा, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई, ये आपने इसके सामने लिखना है, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। समझाई बात। और इसी तरह ये देखिए, ये आपके लिए बिल्कुल नया अभिकरण, और अभिकरण ए और कारण आर, मतलब एक ही प्रश्न है, समझो इसको, एक ही प्रश्न का आंसर है मान लो। तो ए इसको तोड़ के बताया गया, तो आपने लिखना जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, ठीक है। ये तो पता ही कि स्वतंत्रता के बाद ही भारत ने गुटनिरपेक्षता नीति अपनाई, और भारत अपनी देश नीति के निर्णय स्वतंत्र रूप से लेना चाहता था, ठीक है, इसलिए अपनाई कि किसी और शीत युद्ध में नहीं फंसे और किसी गुट में न चला जाए, तो उसने अपनी नीति अपनाई। तो आपने बताना ए और आर दोनों सत्य है, वैसे तो दोनों सत्य है, ठीक है ना। तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये जो इसकी व्याख्या करता है, ये क का हो गया। ए और आर दोनों सत्य, यह भी ऐसा बता रहा, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ए जो है इसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो आपको देखना है कि कौन सा होगा। जैसे ए सत्य है परंतु आर असत्य है, इसको ठीक मान लिया, ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है। तो इन दोनों में देखना आपने कौन सा ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको अभ्यास से ही आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा आपको, ये अभिकरण और कर्ण, ये भी ऐसा ही है। मतलब शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रत्यक्ष सैन्य युद्ध हुआ था, ये तो पता ही है, सैन्य युद्ध हुआ था, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, ये तो कोल्ड वार है, ठीक है। तो दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी। अब देखिए, ये भी अजीब जैसी लाइन है और ये भी अजीब जैसे, दोनों आपने देना है कि ए और आर दोनों सत्य है और एक गलत है। तो आपको क्या लगता है, ये दोनों दोनों असत्य है ये, तो इसमें देखिए कौन सा है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए और आर दोनों असत्य है। तो आपने इसका जितना अभ्यास करेंगे उस हिसाब से इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। मतलब ये रट्टे वाला काम है ही नहीं है इसमें, जिसने पूरा पढ़ा वही कर सकता है ये 2 क्वेश्चन इस प्रकार। हाँ, ये फिर आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ये जो आपको यूनिट वाइज दिएंगे उस हिसाब से ये आया। नियोजित विकास से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का है ये। वचनबद्ध नौकरशाही किसी कहते हैं, 2 नंबर का। सामूहिक सुरक्षा किसी कहते हैं, 2 नंबर का। ऑपरेशन ब्लू स्टार से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का। निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का। द्वितीय विश्व किसे कहते हैं, 2 नंबर का। राजनीति दल से आप क्या समझते हैं, प्रीव्यू वर्ष क्या था। प्रथम 3 आम चुनावों की विशेषताएं लिखिए। पर्यावरण की सुरक्षा के किन 4 उपायों का वर्णन करें। हाँ, ये देखिए सेक्शन सी, इसमें 7 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के, 21 अंक के होंगे। इसमें आपका जो नंबर आपको दिए जाएंगे, जैसे पूछा है 3 विशेषताएं बताइए, राष्ट्र निर्माण संबंधी नेहरू के दृष्टिकोण की 3 विशेषता। तो अगर आप 2 लिखेंगे तो आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। इसमें 1 जमा 1 जमा 1 इक्वल टू 3, इसी प्रकार से ये अंक दिए जाएंगे। डिवीजन ऑफ मार्क्स किया हुआ है ये, जैसे मैथ में होता है ना, तो ऐसे आपको नंबर मिलेंगे। पूरे बटे पूरे नंबर नहीं आएंगे आपको। जैसे सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो हो सकता है इसको 2 नंबर का लिखा हो, इसको 1 नंबर का लिखा हो, या फिर इसको 1 नंबर का, इसको 2, तो 2 + 1 या 1 + 2 इक्वल टू 3। इसी हिसाब से नंबर आएंगे। ऐसा नहीं है कि अपने आप कुछ लिख दिया आपने, सांप्रदायिकता के बारे में लिख दिया, लेकिन सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय नहीं लिखे, तो आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ, ऐसे कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं सिंपल। पंचशील का एक संक्षिप्त नोट लिखिए, नोट लिखेंगे, ये पेपर जो मार्क करने वाला इसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस हिसाब से आपको नंबर देगा। दक्षिण एशिया के समक्ष किन्हीं 3 चुनौतियों का वर्णन करिए। ये चुनौतियां भी 3, 1 + 1 + 1, ठीक है। द्वितीय विश्व के विघटन के कारणों का वर्णन करूं, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। क्षेत्रवाद क्या है, ये भी
या 2+1 होगा या 1+2 होगा, ये टूट के। ठीक है, आसियान में भारत की क्या भूमिका है, ये भूमिका आपको अपने शब्दों में देना पड़ेगी। देखो अब क्या भूमिका, भाई अपने शब्द लो, ये रट्टी हुई बात आप लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये अगली आपकी स्लाइड आई, देखिए ये है दीर्घकालीन उत्तरीय और केस स्टडी। ये केस स्टडी आपके लिए नया है, ये क्वेश्चन नंबर 40 जो केस स्टडी से रिलेटेड है, लेकिन बाकी ये दोनों वैसे जैसे पहले आती है वैसे। इसमें थोड़ा आसान ये हो गया कि आपको इसमें अथवा आएगा, दोनों में से एक करना है, दोनों में से एक करना है। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद हुए मुख्य किसान आंदोलन का वर्णन करिए। ठीक है, आजादी के बाद जो किसान आंदोलन हुआ उसका वर्णन करना है। हाँ, तो ये देखो 5 नंबर का होगा। भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के मुख्य कारण लिखिए। आपने कारण लिखने कम से कम 5 कारण होने चाहिए। भारत पाक संबंधों का वर्णन कीजिए, ये भी इसी प्रकार होगा। ठीक है, इसका भी डिवीजन ऑफ मार्क्स 5 मार्क्स होगा, वो कैसे डिवीजन करेगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 40 है, ये केस स्टडी है, पहले ऐसा नहीं होता था। जो पिछले साल का जो आपका पेपर था बोर्ड का, इसमें ये नहीं आता था केस स्टडी वाला। बिल्कुल इजी है ये। मेरे ख्याल अंग्रेजी के पेपर में आपको आता है ये कंप्रीहेंशन, उसी बेस पे लिया गया है। और ये जो पैराग्राफ है ये किताब से हो सकता है, एनसीईआरटी की किताब से आए या फिर अन्य किताब से भी आ सकता है। मतलब पढ़ा हुआ भी हो सकता है, अपठित भी हो सकता है, लेकिन सिंपल होगा। पहले आप इसको ढंग से 2 बार पढ़ना है, फिर ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनको आप ढंग से पढ़ना है, और इसके जवाब आपने वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं तो आपने लिखना है वैश्वीकरण क्या होता रहेगा। हाँ, वैश्वीकरण जो आपने ये आपका बी पोर्शन का लास्ट पार्ट है उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये आपको पूरे मतलब सिंपल है मेरे हिसाब से, तो सभी विद्यार्थियों को 5 नंबर मिल ही जाएंगे। तो ये आपका पेपर था, और ये जो आप देखिए मॉडल पेपर है, इसको इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको वीडियो में कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने